हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और जितना मेरा सहयोग हो सकता है और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और आप अपने जो टारगेट हैं वो अचीव कर पाएँ। साथ साथ में हमारा भी जो टारगेट है उसको और हम और मजबूत अच्छे से बना पाएँ। देखिए, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं जिन पर बहुत ही लोगों का टारगेट रहता है। इस समय टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है और आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती बहुत बड़े मात्रा में आती है, जैसा कि आप जानते हो हम उसी में अभी सेलेक्ट हैं। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी भी निकली हुई है। तो इन सभी को टारगेट हुए, या यूँ कह लीजिए रेलवे में जो भी साइंस आप पूछी जाएगी वो इसी से आएगी। और यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस कवर कराएंगे। कैसे? एक तो आपको यहाँ पर हम आपको थ्योरी कवर करा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, थ्योरी कवर हो रही है, ये चैप्टर, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसको कंप्लीट चैप्टर करा रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये मत समझना कि 40-50 मिनट में कंप्लीट चैप्टर कैसे हो सकता है। देखो, यहाँ पर ये पीपीटी बनी हुई है। अब यही चीज़ हम अपने हाथों से लिखेंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। बस आप चीज़ों को समझिए। जिन लोगों ने पढ़ रखा है, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके लिए रिवीजन के तौर पर बहुत ही बढ़िया क्लासेस है। जिन लोगों ने अभी साइंस शुरू कर रहे हैं या एक दो बार पढ़ ली है, वो नोट्स बनाकर अपने अच्छे से तैयार करें। दूसरी बात, हम वन लाइनर भी ला रहे हैं। वन लाइनर यानी कि जो 3-4 टाइपिस्ट हैं वो मैंने रखे हुए हैं, उनको सर्च करके अच्छा तरीके से बना रखा है, जो वो काम कर रहे हैं इस चीज़ पर कि थ्योरी जो एक एक जो है थ्योरी कंप्लीट कर रहा है और एक वन लाइनर क्लियर कर रहा है। मतलब जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे आदिश एवं सदिश रास, तो इसके वन लाइनर की जो पीपीटी है वो बन चुकी है। और इससे पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, उसकी वन लाइनर पीपीटी हो गई है। सबका क्लास निश्चित हो जाएगा और टाइमिंग भी निश्चित हो जाएगी। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कौन से ऑब्जेक्टिव, पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर रेलवे ने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके चैप्टर वाइज, वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब इनसे बाहर साइंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि थ्योरी भी हो गई, वन लाइनर भी करा रहे हैं और आपको ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। वन लाइनर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेंगे वन लाइनर में, जैसे स्पीडी हो गई, स्पीडी की जो बुक है, यूथ की जो बुक है, घटना चक्र की जो बुक है, उनसे वन लाइनर निकाला जा रहा है। ये सारे जो है काम हो रहे हैं। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अदिश एवं सदिश। तो आप साइंस के लिए बेफिक्र हो जाइए रेलवे में, बस आप थोड़ा साथ बने रहिए, पढ़िए हमसे, आपको पढ़कर अच्छा भी लगेगा। जो कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें आपको समझ में भी आएगा। देखिए, अदिश एवं सदिश राशि में पहले तो बहुत ही सिंपल है, बाकी इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अदिश एवं सदिश राशि क्या है सिस्टम। देखिए, अदिश और सदिश भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। इससे पहले हमने लोगों ने पीछे जो पढ़ा था वो भी भौतिक राशियां थी, वो अलग टाइप की थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर में। ये भौतिक राशि अलग टाइप है। तो यहाँ पर देखिए, भौतिक राशियाँ दो तरीके से आ जाएंगी। देखिए कौन कौन सी, अदिश और सदिश राशि। अब आपसे पूछा जाए अदिश क्या है, सदिश क्या है, तो इसको भी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अदिश और सदिश में समझिए, सबसे पहले हम लोग अदिश पढ़ रहे हैं। अच्छा, अदिश, अदिश का मतलब क्या होता है? आ जहाँ पर भी लगा रहता है, ज़्यादातर आ का मतलब होता है नहीं। क्या मतलब होता है? नहीं। और दिश का मतलब होता है दिशा। दिश का मतलब क्या है? दिशा, यानी कि जिसमें दिशा नहीं है वो हो गया अदिश। अब ऐसी भौतिक राशियां ढूंढो जिनमें दिशा ना हो और बिना दिशा के काम चल रहा हो। जैसे अभी हम आपको ढूंढ के बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर समझना, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ये तो आपकी परिभाषा हो गई, ठीक है। जैसे द्रव्यमान, जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, जैसे मान लेते हैं आप दुकान पे गए, आपने कहा कि ऐसा करो हमें 2 किलो चीनी दीजिए उत्तर में। तो अगर आप ऐसा कहते हैं क्या, जैसे मान लो चीनी घर से मंगाई गई, 2 किलो चीनी उत्तर में दीजिए, या 2 किलो चीनी दक्षिण का मुंह करके दक्षिण की तरफ मुंह कर लीजिए, फिर 2 किलो चीनी दीजिए, ऐसा तो नहीं करते होंगे। जैसे मान लो अंगूर लेने गए, तो उन्होंने कहा अंगूर क्या रेट, उन्होंने कहा 100 रुपये किलो। उन्होंने कहा ऐसा करो 1.5 किलो अंगूर दे दो, लेकिन वो भी दक्षिण की दिशा में। तो ऐसा तो नहीं आप करते होंगे। इसका मतलब द्रव्यमान में कोई भी दिशा की जरूरत नहीं है। तापमान, अब जैसे फीवर आ जाता है, जैसे मान लो हमें फीवर आ गया, 98.64 रहता है, मान लो हमें बुखार जो चढ़ा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया।
अब आप ये तो नहीं है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उत्तर की ओर हमें फीवर चढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे। समय भी ऐसा नहीं होता है, समय भी अदिश राशि है। समय भी आप देखते होंगे कि ऐसा नहीं, जैसे किसी ने पूछा कितने बजे, तो आपने कहा सर 3 बजे उत्तर में, तो ऐसा भी नहीं कह पाते हैं क्योंकि हम वो समय बता रहे हैं। समय बताने के लिए सिंपल आप 3 बजे कह सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे तरीके से भी देख सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है आपको सदिश और अदिश राशियाँ याद करी जाएं। आप उस राशि को देखिए और उसमें आप सोचिए क्या ऐसा होता है, क्या इसमें दिशा प्रयोग होती है। अब जिसमें दिशा प्रयोग नहीं होगी वो अदिश, और जिसमें दिशा प्रयोग हो जाएगी वो सदिश। आइए कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जैसे मैंने लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हड़बड़ी में तो कहाँ आते हैं, इतना दिमाग लगा पाता आदमी। प्रमुख अदिश राशियाँ, और आप ये मत सोचना कि हमें साइंस याद नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें 3 चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। थ्योरी भी करा रहे हैं, वन लाइनर भी कराऊंगा, और वन लाइनर के बाद में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा, तो फिर क्यों नहीं होगा। अब देखिए प्रमुख अदिश राशियाँ कौन सी है। दूरी, तो दूरी होती है, दूरी का एक भाई है विस्थापन, और ये जो विस्थापन है ये आप पढ़ेंगे कहाँ पर चलकर, वो विस्थापन पढ़ेंगे आगे चल के, एक चैप्टर आएगा आगे चल के, उसमें भी आप पढ़ेंगे विस्थापन और दूरी के बारे में। लेकिन यहाँ पर आप सदिश सदिश पढ़ रहे हैं तो इसमें भी पढ़ेंगे। ये विस्थापन सदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो अदिश है। अब दूरी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कैसे भी चले, आपने कहा आज कितना किलोमीटर चले, आपने कहा सर आज हम 2 किलोमीटर चले, यानी कि दूरी क्या होती है, कुल जितना भी हम लोग चले हैं। द्रव्यमान अदिश राशि है, तापमान अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है। ऊर्जा यानी कि जो आपकी ताकत है, जो आपकी एनर्जी है, जैसे मान लो आपने खेत में गए और खेत में फावड़ा चला के आए हैं पूरा दिन, तो आप ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि उत्तर में फावड़ा चढ़ा है, यानी कितनी ऊर्जा खर्च हुई है। तो ऊर्जा के लिए आप कोई वो नहीं है। काम की भी कोई दिशा नहीं होती है। मात्रा जैसा भी हमने बताया 10 किलो 20 किलो 50 किलो ये मात्रा। क्षेत्रफल भी कोई दिशा नहीं होती, जैसे मान लो ये एक है तो इसका जो क्षेत्रफल है इसकी भी कोई दिशा नहीं है। दबाव यानी कि जिस पे दाब कहते हैं वो भी नहीं है। शक्ति को भी बिना दिशा के प्रयोग करते हैं। समय बता ही चुके हैं। करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और इसको आपको जाने कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पर कन्फ्यूजन में लोग हो जाते हैं। जब आप करंट पढ़ेंगे, करंट मतलब धारा, जब आप पढ़ेंगे चैप्टर उसमें जो बताया जाता है इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में चलते मतलब दिशा की बात हो रही है, इसका मतलब ये सदिश है। नहीं, ये अदिश राशि है। करंट क्या है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, आप डाल कर देखिए करंट कैसी जो है अदिश राशि है। आवृत्ति, जिसका मात्रक आप समझते हैं क्या होता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आकार, भैया आकार भी देख लीजिए, जैसे मान लो ये आयत बना, अब ये हम कह दें ये आयत उत्तर में बना है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। घनत्व, जो आप जानते हैं घनत्व क्या होता है, जैसे मान लो कम जगह में ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा, और उसी जगह में एक लोग आएगा तो यहाँ घनत्व कम है, यहाँ घनत्व ज़्यादा है। तो ये सारी राशियाँ कैसी हैं, अदिश राशि हैं। अब देखिए इसका उल्टा आप सदिश समझिए। सदिश में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सा का मतलब होता है सहित। सा का मतलब का, सा जहाँ पर भी रहेगा ज़्यादातर अर्थ क्या देगा, सहित। और दिश का मतलब आपको बता ही चुके हैं, दिशा, यानी कि दिशा सहित जो आए वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तो रहेगा, मतलब 2 4 किलो 5 किलो 6 किलो 10 किलो ऐसे तो रहेगा, 2 4 6 तो आएंगे, लेकिन दिशा भी होगी, दिशा दोनों होगी, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे वेग, अब जो वेग है वो एक सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट है सदिश राशि। बल, ये भी बहुत जो है बल की एक दिशा होती है। भाई ऐसा तो नहीं है जैसे आपको बल लगाना है तो एक निश्चित दिशा में लगाएंगे, जैसे मान लो ये दीवार खड़ी हुई है, हमने कहा इस पर बल लगाया, तो दीवार का एक मुंह है तो आप निश्चित दिशा में फोर्स कर पाएंगे, तो एक बल की दिशा होती है। त्वरण से ही बल बना हुआ है। अच्छा, वेग से त्वरण बना है, त्वरण से बल बना है, तो इसीलिए ये सभी सदिश राशि हैं, ठीक है। वेग ही सदिश है, तो साथ साथ में फिर त्वरण भी सदिश हो गया, फिर बल भी सदिश हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वेग जो होता है ये आ गया विस्थापन से। देखो मेन मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, ये विस्थापन। देखो विस्थापन से वेग बना, वेग से त्वरण बना, और त्वरण से बल बना, तो ये सभी एक ही खानदान से हैं, वो खानदान है सदिश का। यानी कि ऐसी राशियाँ जिनमें आप परिमाण तो होगा और दिशा भी होगी, ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशियों की संख्या यहाँ पर आपको ज़्यादा लग रही होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रमुख सदिश राशियाँ हमने जो लिखी हैं, रेखी विस्थापन। अच्छा, एक ट्रिक भी बताई जाती है सदिश और अदिश में, जहाँ पर आप वी देखें, यानी कि वी मीन्स वा या बा देखें, तो वो सदिश में आएगा, बस 1 2 को छोड़कर, वो आप ध्यान रखना है।
वो आप ध्यान रखना, जो भी अपवाद है, जैसे आप देख रहे होंगे ज़्यादातर में आपको वाह लिखा होगा, यहाँ भी वाह है, यहाँ भी वाह, रेखी वेग त्वरण, यहाँ भी वाह आ गया, संवेग में भी वाह आ गया, विस्थापन में भी वाह आ गया, त्वरण में भी आ गया, और घनत्व वाह आ गया, विद्युत में विद्युत ध्रुव आघूर्ण है ये, ठीक है, इसमें भी वाह आ गया। तो ये देखो ज़्यादातर वाह है, लेकिन अगर हम इसके चलो पीछे देखते हैं क्या उसमें वाह थे, चलो वो भी देख लो भाई, इसके पीछे देखो। अब इसके पीछे में देखिए द्रव्यमान में वाह है लेकिन आधा है, दूरी में वाह नहीं है, तापमान में वाह नहीं है, ऊर्जा में वाह नहीं है, काम में वाह नहीं है, मात्रा में वाह नहीं है, क्षेत्रफल में वाह नहीं है, लेकिन दबाव में है, दो वाह हैं, और दो में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इसको अदिश में रखो, ठीक है जी। शक्ति में वाह नहीं है, समय भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन आवृत्ति में वाह है, तो ये भी आप ध्यान रखो, आवृत्ति सदिश। आकार में नहीं, घनत्व में है, घनत्व ध्यान रखो। तो जिस तरीके से हमने आपको समझाया उसको आप उस तरीके से ध्यान रख सकते हो। घनत्व को भाई कोई चीज़ गाढ़ी है या पतली है उसको घनत्व कहते हैं, वो उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने क्या समझा, आपने देखा कि सदिश में ज़्यादातर वाह आ रहा है, जैसे रेखीय विस्थापन, तो विस्थापन जहाँ पर भी रहेगा वो सदिश रहेगा। रेखीय वेग, वेग जहाँ पर भी रहेगा वो सदिश रहेगा। रेखीय त्वरण, त्वरण जहाँ पर भी रहेगा वो सदिश रहेगा। रेखीय संवेग, संवेग ध्यान रखना है, संवेग भी आपका क्या है, P बराबर m/v होता है, ये v क्या है, वेग है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। वेग कैसा है, सदिश राशि। बल, अभी हमने बताया बल सदिश होता है। कोणीय विस्थापन, तो विस्थापन जहाँ पर भी रहेगा वो सदिश रहेगा। कोणीय वेग जहाँ पर भी रहेगा सदिश रहेगा। त्वरण जहाँ पर भी रहेगा सदिश रहेगा। कोणीय संवेग जहाँ पर भी रहेगा सदिश रहेगा। ये बल आघूर्ण आया तो ये भी सदिश हो गया। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण की एक दिशा होती है निश्चित, आप जब आप पढ़ेंगे चुंबकीय वाला चैप्टर तो उसमें देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये भी एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी है। चुंबकीय आघूर्ण ये भी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जबकि हमने पीछे पढ़ा हुआ है विद्युत यानी कि करंट वो अदिश है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एक सदिश है। विद्युत धारा घनत्व ध्यान रखना, विद्युत धारा अलग है, विद्युत धारा घनत्व अलग है। विद्युत धारा घनत्व ध्यान रखना एक सदिश राशि है। और विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो आघूर्ण जहाँ भी रहेगा उसको भी ध्यान रखें, वो सदिश राशि है। तो ध्यान रखें यहाँ पर ये एक जो तरीका हमने बताया वो भी आप ध्यान रखें, वाह का भी ध्यान रखें, और जो बस उनके विस्थापन है लेकिन साथ में रेखीय विस्थापन लगा दिया, वेग है तो रेखीय वेग लगा दिया, त्वरण है तो रेखीय त्वरण लगा दिया। तो इन तरीके से कभी ध्यान रखें कि आपको लगाए कुछ भी, जो मेन पॉइंट है, जो जहाँ से जो चीज़ बनी है वो अगर है तो वो उसके आगे भी वो चीज़ आपको काम लाएगी, ठीक है। अब देखिए सदिशों का निरूपण कैसे होता है, तो ध्यान दें, सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर चिन्ह तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है। मतलब यहाँ पर ये जो माथा है ये इसकी दिशा को बताएगा, और जो ये वाला है ये इसके क्या, परिमाण को बताएगा, ठीक है। वही उसकी लंबाई उसके परिमाण को बताती है, ये परिमाण को बता पा रहा है और ये दिशा को बता पा रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको कैसे निरूपण करें, जैसे ए है इसके ऊपर ये लगा दिया तीर, तो ये क्या हो गया, सदिश राशि का निरूपण हो गया है, ठीक है। कोई भी चीज़ है ये बी, ये सदिश राशि का निरूपण है। तो सदिश को निरूपित करने के लिए किसी भौतिक राशि के ऊपर तीर का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो तीर का चिन्ह प्रयोग कर दिया, वो है सदिश राशि। अब देखिए सदिशों के जोड़ के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देखिए कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें लोगों को समझ में आती नहीं है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझिए। सदिशों के जोड़ का नियम, देखो दो ही चीज़ें आपको पढ़नी है, एक सदिश के बारे में पढ़ना है, एक अदिश के बारे में। पहले तो सदिशों के जोड़ का नियम समझिए, ये है त्रिभुज का नियम। अब ये देखो ये कैसे समझ में आएगा, देखो इसका तो सिंपल फंडा है, यानी कि जो आर बराबर है, आर वेक्टर जो बराबर है, तो यहाँ पर देखिए ए और प्लस बी इन दोनों को जोड़ लिया गया है। लेकिन भैया जोड़ने का कोई नियम तो होगा, कैसे जोड़ लिया, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कैसे आपने जोड़ लिया, तो इसका हम तरीका बता देते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ ऐसे है, ये इसका होता है हेड, पीछे टेल है, और ये वाला भाग किसी ऐसे से जुड़ रहा हो, जैसे इसका जो हेड है वो टेल से जुड़ रहा हो। हेड कैसे जुड़ रहा हो, वो टेल से जुड़ रहा हो हेड, तब जाकर आपको जो फाइनली जो उत्तर निकालने हैं, यानी कि आर वेक्टर बराबर जो निकाल लेंगे, सीधे आपको जोड़ देना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जहाँ पर भी जुड़ रहा हो। तो ये त्रिभुज के जैसा ही होता है। तो इसीलिए जैसे आपको यहाँ पर ए वेक्टर की वैल्यू है 5 और बी वेक्टर की वैल्यू है 3, तो आर वेक्टर जो बराबर हो जाएगा तो 5 3 8। ये सिंपल सा त्रिभुज का नियम है, बहुत ही सिंपल है। जो इसका रिजल्ट जो परिणाम है वो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है जी।
बहुत ही सिंपल है, वो हमने तरीका आपको बता दिया। जैसे इसका जो ये तीर का निशान है, इसको कहीं पीछे से कोई आकर ऐसे जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों का जो फाइनली उत्तर आएगा वो इन दोनों का जोड़ होगा। ठीक है, ये है त्रिभुज के जोड़ का नियम, और वो भी सदिश का, वेक्टर का। ठीक है जी, देखिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, अब कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। अब समांतर चतुर्भुज का नियम कैसे समझेंगे आप, देखिए देखो, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर हों तो उसके परिणामी का परिणाम क्या होगा, परिमाण क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसका भी हेड दूसरी तरफ है, इसका भी हेड दूसरी तरफ है, इनकी दोनों की टेल टेल जुड़ रही है। जब टेल टेल जुड़ रही है तो अब इसको कैसे लगाएंगे, तो ध्यान देना, जब आपको इसका जो हेड है इसके टेल से जुड़ जाए तब तो आप सीधे ऐड कर देंगे, लेकिन जब आपको पूंछ पूंछ जुड़े यानी कि टेल टेल जुड़े तब आपको क्या अपनाना है वो चीज़ समझो। तो यहाँ पर एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों की पूंछें जुड़ी हैं। जब पूंछें जुड़ी हों तब आप कौन सा अपनाओगे नियम, यानी कि जो परिमाण निकालने के लिए आप कौन सा नियम अपनाओगे वो चीज़ समझो। तो आप इसको अपनाएंगे आर बराबर यानी कि परिमाण और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है 2ab कॉस थीटा, ये अपनाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें, यानी कि ए और बी को जोड़ने के लिए आर की जगह पर क्या है, ए और बी को जोड़ने के लिए आप अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा रखेंगे, और इन दोनों को घटाने के लिए तो क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर घटाने के लिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर थीटा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी हुई है, दो सदिशों के परिणामी का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और ना ही ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पर कभी भी शून्य नहीं होगा, जब दो वेक्टर को जोड़ोगे, दो सदिशों को जोड़ोगे, उसका परिमाण कभी भी शून्य नहीं होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। ये आप बात ध्यान रखो, ये स्टेटमेंट में आपसे पूछी जाती है। तो आप एक बार फिर से समझो इस चीज़ को। यहाँ से अगर आपकी इसमें पूंछ जुड़े तो यहाँ पर कोई कुछ बताने वाला नहीं है, बस समझो सही से। अब इसकी पूंछ तो इसके बीच का जो कोण जो भी रहेगा, मान लें थीटा, यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, तो इसका जो परिमाण है यानी कि जो इसका दोनों का जोड़ जो है, दोनों का जोड़ कैसे निकलेगा, तो बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर इन दोनों को घटाना है तो अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों का, तो इस पर भी बहुत ही अच्छे सवाल बनते हैं, ये आप ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर ये बला क्या लिखी हुई है, इसका मतलब है कि कॉस थीटा, देखो एक चीज़ और समझा देते हैं, आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो वैल्यू हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा कॉस थीटा की वैल्यू नहीं होती है। और कॉस थीटा का मान कम से कम कितना हो सकता है, माइनस, यानी कि माइनस से जो है कम कॉस थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती है। यही वो कह रहा है कि कॉस थीटा का जो मान है वो -1 के बराबर और इससे छोटा भी होगा, और यही कॉस थीटा का मान जो है 1 के बराबर और इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, यही वो बोल रहा है, तो ध्यान दें। इसके आगे वो भी हम बाद में समझाएंगे, यहीं पर ये चीज़ ध्यान रखना है। ये देखो नीचे लिखी हुई है, देखो आर बराबर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब अगर हम इस चीज़ को कॉस थीटा को अभी हमने आपको समझाया, यानी कि जो कॉस थीटा का जो मान है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लस का 1 हो सकता है, और जो कॉस थीटा का जो मान है वो कम से कम माइनस का 1 हो सकता है। यानी कि अगर हम कॉस थीटा का मान प्लस का 1 पुट कर दें तो यहाँ से आर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगा। अब देखो ए और बी तो कांस्टेंट हैं, कॉस थीटा का मान कम और ज़्यादा और कम होगा, तो मैक्सिमम आर मैक्सिमम निकालने के लिए कॉस थीटा की जगह पर 1 लिख दें, क्योंकि आर मैक्सिमम हमसे अगर पूछा जाएगा तो हम थीटा का मान ज़्यादा से ज़्यादा ही लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रखा। तो यहाँ पर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 2ab की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ये इसकी जगह पर ये लिख दिया गया। अब ध्यान दें,
तो आर मैक्सिमम बराबर आ गया ए प्लस बी। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब यहाँ पर होल स्क्वायर लगाओ और अंडर रूट भी लगाओ तो ये अंडर रूट और स्क्वायर हट जाते हैं, सिर्फ बचेगा ए प्लस बी। तो यहाँ पर आर जो मैक्सिमम आया वो ए प्लस बी आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये फैक्ट निकला है, यानी कि जब दोनों की पूंछ पूंछ जुड़ रही होगी तो उस कंडीशन में जो अधिकतम मान है वो ए प्लस बी होगा, यानी कि दोनों को जोड़। और अगर यही चीज़ हम कॉस थीटा का मान सबसे कम ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर हमको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस क्यों, माइनस कॉस थीटा का सबसे कम मान लिया माइनस। अब ये माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा। अब ये अंडर रूट और ये स्क्वायर कट गया, सिर्फ बचा ए माइनस बी, यानी कि कास थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ए माइनस बी होती है। यहाँ पर आर मिनिमम जो आएगा वो ए माइनस बी आ जाएगा, और आर मैक्सिमम कितना आएगा ए प्लस बी। ये डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा आर मैक्सिमम कितना होता है, ए प्लस बी होता है, और आर मिनिमम ए माइनस बी होता है। कैसे निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से निकला हुआ है। यानी कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को दोनों को जोड़ना है तो आपको ए प्लस बी करना पड़ेगा मैक्सिमम में, दोनों को जोड़ दीजिए, और मिनिमम निकालना है तो दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से एक दो सवाल कर लेते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिमाण नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ये देखिए कैसे लगेगा, इन तीनों में से 3 तो हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग निकालेंगे आर मैक्सिमम। भाई ज़्यादा से ज़्यादा परिमाण कितना निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और प्लस 4 यानी कि 7, और आर मिनिमम निकालेंगे। अभी हमने पीछे समझाया है जो परिमाण है वो ना ही शून्य हो सकता है ना ही ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए 4 में से 3 घटेगा, 3 में से 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ बचेगा 1। यानी कि जो हमारी जो रेंज है वो 1 से लेकर 7 तक हो सकता है। 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इतना हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन 8 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, इसीलिए राइट आंसर हमारा 8 है। अब आप कहेंगे ये कैसे निकाला, तो आपको आर मैक्सिमम और आर मिनिमम आना चाहिए। कैसे निकलता है आर मैक्सिमम और आर मिनिमम, आर मैक्सिमम का मतलब है दोनों को जोड़ दो, आर मिनिमम का मतलब है दोनों को घटा दो, इस तरीके से ही निकलेगा। ठीक है जी, अगला देखिए थोड़ा सा हम जल्दी में ही पढ़ा पाएंगे क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपने 2-3 कंडीशन पढ़ ली। एक तो जब इसका हेड जो है इसके से पूंछ से जुड़े तब आपको सीधे जोड़ देना है। अब मान लो इसकी पूंछ ही जुड़े, जैसे ये ऊपर को रह जाए, ये पूंछ जुड़े, तो इसके बीच का कोण थीटा से हमारा जो आंसर निकलेगा, थीटा से। ठीक है, थीटा दोनों वेक्टर को, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर, दोनों का योग कैसे निकलेगा, अभी हमने पीछे समझा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। और अधिकतम और पूछेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और मिनिमम पूछेगा तो दोनों को घटा देंगे। अब देखिए ये कंडीशन है जिसमें आप समकोणीय एकांक सदिश पढ़ रहे हैं। समकोणीय एकांक सदिश कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे ये वाला यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये एक इस दिशा में जाएगा और ये एक दिशा में जाएगा और एक ये इस दिशा में जाएगा, इस तरीके से। अब इसको समझिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको इसको समझाएंगे कैसे होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्री के बाद में एक और ट्रिग्नोमेट्री के जैसे आती है कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें आपने ये कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, यानी कि इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ही एक्स होता है, हमेशा। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक्स अक्ष लिखा हुआ है, और जो ऊपर का कोऑर्डिनेट होता है हमेशा ही वाई होता है, तो देखिए यहाँ पर वाई लिखा रहता है। अच्छा, यहाँ पर ये इधर को जो है, ये देखिए इधर को, अब ये यहाँ से कहानी अलग है, इधर से ये जेड अक्ष है। अब देखिए इस चीज़ को आप फील कैसे कर पाएंगे। अभी हम मान लेते हैं आप कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, कमरे का सबसे नीचे वाला भाग देखिए, सबसे नीचे वाला भाग, तो सबसे नीचे वाला भाग देखेंगे तो एक इधर को जा रहा होगा, एक दीवार का कोना ऊपर को जा रहा होगा और एक इस साइड को जा रहा होगा। जब इस तरीके से दिया गया हो तब इसको कहते हैं समकोणीय एकांक सदिश। ठीक है जी, इसमें ये वाला पार्ट हमेशा ही इधर का एक्स अक्ष दर्शाता है, इस वाले भाग को हमेशा एक्स अक्ष कहते हैं और इसको वाई अक्ष कहते हैं, और हमेशा ये जेड अक्ष रहेगा। अच्छा, जो एक्स अक्ष रहता है वो आई के साथ रहता है, आई वेक्टर, और ये
वाई वाला जेड वेक्टर के साथ रहता है, ठीक है, जे वेक्टर के, और जेड एच वाला वो के वेक्टर के साथ रहता है। यानी कि हम अगर इसको निरूपित करना चाहें तो इसको कैसे निरूपित करेंगे, यानी कि यक्स आई वेक्टर प्लस जो है यहाँ पर वाई जेड वेक्टर प्लस यहाँ पर जो जेड के वेक्टर है। तो यहाँ पर यक्स के साथ हमेशा आई आएगा और वाई के साथ हमेशा जेड जे आएगा और जेड के साथ हमेशा के आएगा। यही देखिए भौतिक में यक्स को आई, वाई को जेड और जेड वाई को जे और जेड को के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है, हमेशा ही। अब यहाँ पर देखिए यदि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 8j प्लस 5k है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यक्स अक्ष का परिमाण पूछें तो आपको याद होना चाहिए कि यक्स अक्ष के साथ में हमेशा आई आएगा। तो आई के साथ में कौन है 3, इसका मतलब यक्स अक्ष का परिमाण कितना था 3 था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम ये क्वेश्चन भी करा रहे हैं साथ साथ में। वाई अक्ष में अगर परिमाण पूछें तो वाई हमेशा किसके साथ आता है, जे के साथ आता है। ये आप ध्यान रखना पड़ेगा, भूल जाए तो ऐसे याद बना के ध्यान रखना। तो जे के साथ में कितना है 8, इसका मतलब वाई अक्ष में परिमाण कितना है 8, और जेड अक्ष में हमेशा क्या आता है के, तो के साथ में कितना है, तो इसका के का हो जाएगा 5। तो ये आप ध्यान है। अच्छा ए का परिमाण निकलेगा कैसे, अच्छा इसको परिमाण अगर आपको निकालना है ए का परिमाण, तो अब ये ए का परिमाण कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अंडर रूट में सबका वर्ग कर दो, क्या कर दो, सभी का आप वर्ग कर देंगे, जो भी जैसे आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर, जो भी इसके साथ में है, यक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष में जो भी परिमाण है उसका आप वर्ग करके जोड़ देंगे, ठीक है। यही चीज़ यहाँ की गई है। ए का परिमाण क्या होगा, तो यक्स अक्ष में कितना है 3, तो 3 का वर्ग 3 तियाँ 9, और वाई अक्ष में कितना है 8, 8 अठे 64, और जेड अक्ष में कितना है 5, 5 25। इन सबको ऐड कर दिया तो अंडर रूट में 98, और 98 का वर्गमूल होता नहीं, इसलिए हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। मान लो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 49 गुणा 2, 49 का वर्गमूल होता है 7 अंडर रूट 14। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। अब कुछ इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये भी समझो। यदि बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 9j प्लस 5k है तो यक्स अक्ष में परिमाण कितना होगा 3, और वाई अक्ष में परिमाण कितना होगा, वाई के साथ में वाई हमेशा, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, यक्स के साथ हमेशा आई आएगा और वाई के साथ में हमेशा जे आएगा और जेड के साथ में हमेशा के आएगा। तो आपसे पूछा गया है यक्स अक्ष में परिमाण, तो जहाँ पर भी आई रहे, कोई ज़रूरी नहीं पहले ही आई हो, वो बाद में भी कर सकता है, आगे पीछे भी तो कर सकता है। उसमें क्या है, जोड़ने को तो हम 3 + 2 ये भी 5 होते हैं, और 2 + 3 ये भी 5 होते हैं। तो आपको देखना है आई कहाँ है, आई के साथ में 3, तो यक्स अक्ष का परिमाण होगा 3। वाई के साथ में हमेशा जे आता है, तो जे कहाँ है, ये है, तो जे का परिमाण कितना होगा 9, और जेड अक्ष में हमेशा के होता है, तो के साथ में 5। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पर जो भी आपने सीखा तो हम देखते हैं कि आपने कुछ यहाँ पर सीख पाया कि नहीं सीख पाया। तो एक बल 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप द्वारा प्रदर्शित होता है। इस बल का परिमाण क्या होगा। अब इसका बल का परिमाण पूछ रहे हैं, तो अगर आपसे परिमाण पूछेंगे तो अंडर रूट में आपको सबको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि आई का स्क्वायर करना पड़ेगा, जे का स्क्वायर करना पड़ेगा और के का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि यक्स का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, या आप यूँ लिख सकते हैं, एक बारी फिर से लिख देते हैं, आर यक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। तो यक्स आई के साथ में आता है हमेशा, तो ये 2 दूनी या 2 का वर्ग लिख लो, या सीधे 2 दूनी 4 लिख लेते हैं। वाई हमेशा जे के साथ आता है, तो 3 तिया 9 लिख लो, या 3 का वर्ग लिख लो। चलो अभी पहला तो समझा के लिख रहे हैं, 6 का वर्ग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। अब 36 और 4 40 और 9 40 और 9 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, इसीलिए राइट आंसर इसका 7, यानी कि मात्रक 7 मात्रक होगा इसमें। तो देखें आपने कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़ी रहेगी तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है जी।
अगला देखिए, इसी से जो भी आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। 3i कैप 4k कैप वाई अक्ष पर प्रक्षेप क्या होगा। तो आप जानते हैं यक्स के साथ में हमेशा आई आता है और वाई के साथ में हमेशा जे आता है और जेड के साथ में हमेशा के आता है। आप देख रहे होंगे वाई पूछा गया, वाई मीन्स मतलब जे पूछा गया है, तो यहाँ पर आई है और के है, जे तो है नहीं। जब कोई चीज़ ना हो तो उसका जो परिमाण होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो आप देखना जो चीज़ ना हो उसका शून्य होता है। ठीक है जी। मान लो तो अगर आपको जेड अक्ष पर पूछा होता तो जेड के साथ में के आता है तो के में 4 तो हम 4 कह देते हैं। ठीक है जी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगला है 12 न्यूटन तथा 8 न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर परिणामी बल का अधिकतम मान पूछा गया है। तो आर मैक्सिमम आपने पीछे पढ़ा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को ऐड कर देते हैं आर मैक्सिमम में, यानी कि 12 और 8 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 न्यूटन। तो राइट आंसर सी हो गया। ठीक है जी। अगर मिनिमम पूछता तो 12 में से 8 चले जाते, फिर 4 न्यूटन हमारा आंसर हो जाता। ठीक है। अब आ जाइए, आपने सदिशों के आपने जोड़ सीख लिए हैं, अब आप सीखेंगे सदिशों का गुणनफल। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी समझते हैं। सदिशों का गुणनफल। ठीक है, एक मिनट। अब ठीक है, सदिशों का गुणनफल। अब देखिए सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का जो गुणनफल होता है वो अदिश गुणनफल, यानी कि सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जा सकता है। डॉट मतलब जहाँ पर एक बूंदी रखी हो, सदिशों के अदिश गुणनफल। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यदि कोई कोई सदिश होगा तो कैसे पता चलेगा, ये ऐसे इसके ऊपर क्या लगा होगा, एक चिन्ह, यानी कि एरो का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, ये सदिश है, यानी कि यदि कोई दो सदिश यानी कि ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर काट रहे हो, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। अदिश गुणनफल यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये एक सदिश है और ये सदिश है, ये दोनों ये थीटा पर काट रहे हैं और इनकी दोनों की पूंछ मिल रही है। अगर इन दोनों को ऐड करना होता तो ऐड करने के लिए हम पीछे पढ़ चुके हैं, √a² + b² ए बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर आपको गुणन करना है तो आप ध्यान रखना है, सिर्फ आप लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, सिर्फ इतना लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो ये दोनों का गुणनफल हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये होता है ए बी कॉस थीटा। ध्यान दें यहाँ पर और ख़ासकर समझें कि ये जो डॉट है ये अदिश गुणनफल फल को बता रहा है। ये देखिए अदिश गुणनफल है, सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये आप बहुत ही ध्यान से समझें, इसमें एमसीक्यू जो बनता है जो वो बहुत ही वीआईपी बनता है। ऐसे आपसे पूछेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है, एक तो ये सदिश हैं और ये डॉट लग गया इसलिए अदिश हो गया, यानी कि ये जो सदिश हैं ये सदिशों का ये गुणनफल है अदिश, सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा हुआ है, ये भी आप ध्यान दें कि सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है। क्या होता है? अदिश राशि, यानी कि सदिशों का अगर आपने गुणा कर दिया तो वो एक अदिश राशि हो जाएगी। सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो एक अदिश राशि हो जाएगी, यानी कि जहाँ पर भी अदिश आ जाएगा तो फिर वो अदिश हो ही जाएगा। अगर यहाँ पर सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो वो फिर सदिश राशि होती है, जैसा कि आगे लिखा रहेगा, आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सदिशों का सदिश गुणनफल है। ये सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों ही सदिश हैं, इनकी अगर इसमें क्रॉस हो जाए तो ये सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। अगर इन दोनों के बीच में डॉट आ जाए तो ये सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। अब देखो कितना ही मतलब लैंग्वेज कितनी घुमावदार है। इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले
कि बताओ सदिशों का सदिश गुणनफल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सदिशों के सदिश गुणनफल। एक तो ये सदिश था वेक्टर लगने से, और इसमें क्रॉस लग गया तो ये सदिश होता है। इसको कहते हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। और सदिशों के सदिश गुणनफल को हमेशा क्रॉस यानी कि गुणे से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर काटें तो उनका सदिश गुणनफल क्या होगा, तो ध्यान देना सदिश गुणनफल होगा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा होता है। ध्यान रखना यहाँ पर साइन थीटा है, वहाँ पर कॉस थीटा था, ये साइन थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर एन कैप जो है तल के लंबवत है जो सदिश है, तो यहाँ पर वही सेम कंडीशन है, बस आप इतना ध्यान रखना है। अब एक चीज़ यहाँ पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है जी, इतना तो समझ गए होंगे। अब आप कुछ भी ना समझ पाए होंगे, जो हमने समझाया वो आप समझ गए होंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों लोग सदिश हैं, इनके बीच में डॉट लगा दिया तो ये होता है सदिशों का अदिश गुणनफल। अगर इन दोनों के बीच में ये दोनों लोग सदिश हैं और इनके बीच में क्रॉस लगा दिया तो ये होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। और ये हमेशा ही एक सदिश राशि होती है और ये एक अदिश राशि हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों थे तो सदिश, इनके बीच में एक अदिश आ गया तो ये अदिश बन जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इनका जो फार्मूला होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा ए बी साइन थीटा होता है और एन कैप, और यहाँ पर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। कॉस थीटा आ जाए तो समझ लेना सदिशों का अदिश गुणनफल है, और साइन थीटा आ जाए तो समझ लेना सदिशों का सदिश गुणनफल है। इतनी थ्योरी थी जो आपको बहुत ही तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। लास्ट कॉन्सेप्ट है वियोजन। अब ये वियोजन क्या बोला है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए, सदिशों का वियोजन हो जाए यानी कि दोनों लोग अगर आपस में बट जाएं तो फिर क्या होगा, किसी सदिशों के प्रभाव को दो या दो से अधिक दिशाओं में व्यक्त करने की प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। यानी कि आप देखते होंगे जैसे ये चीज़ है, ये हमेशा एक्स अक्ष को बताती है और ऊपर वाले वाई अक्ष को बताती है, बता चुके हैं, ये हमेशा ही एक्स अक्ष रहेगा। ठीक है, और जो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला ऊपर को जो मुंह रखता है वाई अक्ष वाला, ये हमेशा साइन थीटा को प्रेजेंट करता है। यानी कि इधर रहेगा एफ साइन थीटा, और जो ये वाला जो एरिया है इस साइड का ये हमेशा ही कॉस थीटा को प्रदर्शित करता है, ये रहेगा एफ कॉस थीटा। क्योंकि इसके बीच में जो डिवाइड कर रहा है वो है एफ, तो जो भी यहाँ पर रहेगा, जैसे मान लो तो यहाँ पर आर रहता है तो आर कॉस थीटा, एफ है तो एफ साइन थीटा, ऐसे करके। नीचे वाला भाग ध्यान रखना, नीचे वाला भाग हमेशा ध्यान रखना कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ऊपर वाला साइन थीटा से। और एफ आएगा कि एल आएगा कि एम आएगा एन आएगा वो बताएगा ये बीच वाली लाइन। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एफ से लिखा गया है तो इसलिए ये एफ साइन थीटा है, और ये एफ है तो यहाँ पर नीचे होगा एफ कॉस थीटा। यक्स की हमें साइड हमेशा कॉस थीटा रहता है, ऊपर हमेशा साइन थीटा रहता है। ठीक है जी, यक्स अक्ष की दिशा में परिमाण क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, और वाई अक्ष की दिशा में परिमाण क्या होगा, एफ साइन, तो ये वाई अक्ष की दिशा में क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसी पर एक क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में परिमाण क्या होगा। तो नीचे वाला जो चित्र है इसी के आधार पर हम लोगों को लगाना है। यानी कि एफ बराबर है ये 10 न्यूटन का बल है, नीचे एफ कॉस थीटा होता है, ऊपर एफ साइन थीटा होता है, ये थीटा की वैल्यू 30 है। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों पे बताना है, तो एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ देखिए एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू है 10, कॉस थीटा है 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से काट दिया तो 5 √3 न्यूटन आ गया ये। और वाई अक्ष पर होता है एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू 10, साइन थीटा का मान है 30, और 10 को ऐसे रखा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से काट दिया 2 पंचे 10, ये आ गया 5 न्यूटन। तो देखिए कितना आसान था। इसमें से कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मान लो ये डायग्राम दे देगा और फिर कहेगा एक्स अक्ष पर परिमाण क्या होगा। अब आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, आप तो सीधे चले गए थे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा है, लेकिन अगर आपको इसको थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन हो जाएगा, फिर आपको नहीं समझ में आएगा। तो अभी जब भी वियोजन की बात करें तो यानी कि एक्स अक्ष पे परिणाम थीटा देकर पूछें तो आप नीचे को कॉस थीटा, एक्स साइड में एफ कॉस थीटा रहेगा, ऊपर में एफ साइन थीटा रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे सवाल था।
तो ये जो थ्योरी थी वो बहुत ही जल्दी हमने कवर कर दी आपको 40 मिनट में। ये जो लेक्चर है वो पूरे ही 2 घंटे का है। जब भी हम क्लासेस में इसको पढ़ाया करते थे तो ये पूरा 2 घंटे का होता था, और 2 घंटे इसको हम 3 दिन पढ़ाते थे, क्योंकि भाई क्लासेस में अगर लोगे तो 40 मिनट ही ले पाते हैं। जैसे मान लो 40 मिनट का ही एक पीरियड मिल पाता है, कंपटीशन की जो क्लासेस रहती हैं 40 मिनट में हो पाते हैं, और 40 मिनट को अगर देखोगे तो 120 मिनट 3 दिन निकल गए, और इसको मैंने आपको 40 मिनट में पढ़ा दिया है। 40 मिनट में वो इसलिए क्योंकि पीपीटी वगैरह सब तैयार है, सब लिखा रखा है, सब आराम से बस एक्सप्लेन करने हैं, समझाने हैं आपको। तो ये एक आसान हो जाएगा, जिससे हमारा भी टाइम और आपका भी टाइम बच जाएगा। ठीक है। और इस पेन से अगर हम लिखने को बैठ गए, जैसे इस पेन से अगर हम लिखने को ऐसे बैठ जाएंगे तो ये लेक्चर ही 4 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 दिन का। ठीक है। थैंक यू। आप लोग सभी लोगों का एक काम और करना है, पीडीएफ या जो भी चीज़ें आपको सूचना के माध्यम से सूचित करनी होगी, तो आप व्हाट्सएप चैनल, हम आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो व्हाट्सएप चैनल है वो आप हमें जो है इसमें जुड़ जाइए। जो लोग नहीं अगर जा पा रहे हैं तो हमें आप व्हाट्सएप करना है, वो फिर हम इसको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम पर करना, तो इंस्टाग्राम पर भी अतुल गवर्नमेंट लाइफ आप सर्च कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपके पास रेगुलर अपडेट आ पाएगी। और ये भी बताइए लास्ट में कमेंट करके कि आपका हमारा जो सेशन है, जो मेहनत है, वो कैसी लग रही है, आपको समझ आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट